नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बारे में, जो भारत के दहेज विरोधी कानूनों से जुड़े एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को छूता है। ये एक ऐसा विषय है जो ना जाने कितने ही परिवारों पर असर डालता है, और ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छे इरादे से बनाए गए कानून का असल में इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पारिवारिक विवाद एक कानूनी हथियार में कैसे और कब बदल जाता है। ये सवाल ही इस पूरे मामले की जड़ है और हमें सीधे उस मुद्दे पर ले जाता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुलझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले चलिए उस कानून को ही समझते हैं जो इस पूरे मामले के केंद्र में है, और देखते हैं कि समाज में इसका असर असल में हो क्या रहा है। ये है आईपीसी की धारा 498A। देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ था, उन महिलाओं को सुरक्षा देना जिन्हें दहेज के लिए सताया जाता है, उनके साथ क्रूरता होती है। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी ढाल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड की तरफ इशारा किया है। अदालत का ये मानना है कि इस कानून का इस्तेमाल अब अक्सर निजी दुश्मनी निकालने या बदला लेने के लिए एक हथियार की तरह हो रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। अच्छा, अब इस आम चर्चा से हटकर उस खास केस पर आते हैं जिसकी वजह से ये फैसला आया। केस का नाम है मुप्पिडी लक्ष्मी नारायण रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। तो जरा इस मामले की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। मई 2014 में शादी होती है और सिर्फ 2 साल के अंदर जून 2016 तक मामला एफआईआर तक पहुंच जाता है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे ये पति पत्नी का विवाद वक्त के साथ बढ़ता ही चला गया। बीच में समझौते की कोशिशें भी हुईं, लेकिन आखिर में ये एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन गया। चलिए, अब आते हैं मामले की उस हिस्से पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा गौर किया, यानी पति के दूर रहने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, वो आखिर थे कैसे। तो इस केस में अपील करने वाले कौन थे? पति की बहन, जो एक हाउसवाइफ है, उनके पति, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और उनके ससुर, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं। अब इस सब में जो सबसे जरूरी और दिलचस्प बात है वो ये है कि ये तीनों रिश्तेदार हैदराबाद में रहते थे, जबकि पति पत्नी का घर था गुंटूर शहर में। ये दूरी बहुत मायने रखती है। यहाँ देखिए, आरोपों और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ इल्जाम था कि ये लोग दूसरे शहर से आकर दहेज के लिए उकसाते थे और ताने मारते थे, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि शिकायत में न कोई तारीख लिखी थी, न कोई समय, न ही कोई ठोस घटना बताई गई थी। मतलब आरोप बस हवा में थे, बिल्कुल जनरल। हाँ, तो एक बात साफ कर दें, कोर्ट का ये फैसला कोई अचानक से नहीं आया है। इसके पीछे पहले के कई फैसलों की एक पूरी सोच है, एक पैटर्न है जिसे कोर्ट ने फॉलो किया है। जैसे 2012 का गीता मेहरोत्रा केस देखिए, उसमें भी कोर्ट ने यही बात पकड़ी थी। कोर्ट ने पाया था कि ऐसे मामलों में अक्सर कोशिश ये होती है कि पति के ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों को लपेट लिया जाए, भले ही उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत हो या न हो। और यही सोच, यही नजरिया हाल ही में मतलब 2024 के दारा लक्ष्मी नारायण केस में और भी पुख्ता हो गया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर किसी रिश्तेदार के खिलाफ कोई खास, कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं है तो सिर्फ नाम लिख देने से केस नहीं चलना चाहिए। ऐसे मामलों को तो शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, कि आखिर कोर्ट ने इन रिश्तेदारों के खिलाफ केस को खारिज करने का फैसला क्यों किया, क्या वजहें थी। देखिए, कोर्ट के तर्क को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, आरोप बहुत ही जनरल थे, कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी। दूसरा, जिन पर आरोप थे वो लोग बहुत दूर एक अलग शहर में रहते थे। तीसरा, उनकी सीधी भागीदारी का कोई सबूत शिकायत में था ही नहीं। और इसीलिए चौथा और आखिरी निष्कर्ष ये था कि इस मामले को आगे चलाना तो बस कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा। और इसी तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। उन 3 रिश्तेदारों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया गया। बिल्कुल सीधा और साफ फैसला। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हमारी न्याय प्रणाली कैसे ये संतुलन बनाती है कि वो असली पीड़ितों की भी रक्षा करे और साथ ही साथ ये भी पक्का करे कि किसी बेगुनाह इंसान को झूठे मामलों में न फंसाया जाए। यही संतुलन साधना कानून की सबसे बड़ी चुनौती है।